लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? अरे 554। आया शुरू करें तो कितना किया हमने लास्ट क्लास में बता दो एक बार जल्दी से। तीनों एप्लीकेशंस हो गए हैं ना? कौन कौन से एप्लीकेशंस हुए हैं बता दो एक बार जल्दी से। कौन कौन से हुए हैं? ये लेक्चर नंबर 3 है 4 है? बताओ कौन सा है? 4 है ना? ठीक है चलो तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ट्राई करो सब लोग, ट्राई करो सब लोग जल्दी। कमाए क्या आज? कहाँ गए हैं सब? अच्छा तुम लोगों को पता है ना, तुम लोगों को 75% अटेंडेंस कम होगा तो बैच एक्सेस बंद हो जाएगा। बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर? कितना आ रहा है बताओ? कितना? 4 टाइम्स। और कोई आंसर? कितना? 1। ठीक है, और कोई आंसर? कितना है? चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, नेक्स्ट तुम लोग ट्राई करना। देखो, द यूनिट ऑफ लेंथ वेलोसिटी एंड मास आर डबल्ड। इस लेंथ को क्या कर दिया इसने? डबल कर रखा है, ठीक है। और तुम्हारा वेलोसिटी को इसने क्या कर रखा है? उसको भी क्या कर दिया है? 2 टाइम्स। एक बात बताओ, वेलोसिटी देखो, लेंथ में अगर देखो, लेंथ को इसने डबल किया है तो एक तरह से जो एल है इसको 2 टाइम्स किया है कि नहीं? ठीक है। अब जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बेटा? एल टी माइनस 1। इसको इसने क्या 2 टाइम्स किया है कि नहीं किया है? अब मुझे एक बात बताओ कि वेलोसिटी को इसने 2 टाइम्स किया है, वेलोसिटी में क्या आता है? लेंथ और टाइम, एल और टी माइनस 1। क्या एल को ऑलरेडी हमने 2 टाइम्स इंक्रीज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है ना? तो ये एल ऑलरेडी 2 टाइम्स है, तभी वेलोसिटी भी क्या है? 2 टाइम्स। यानी कि टी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए होंगे, नो चेंज। क्यों बेटा? एक बात बताओ, लेंथ ऑलरेडी 2 टाइम्स है तो वेलोसिटी में एल टी माइनस 1 होता है ना इसका डायमेंशन, तो एल ऑलरेडी कितना है? 2 टाइम्स। अब वेलोसिटी भी कितना, वी भी कितना टाइम दिया उसने? 2 टाइम्स। इसका मतलब टी माइनस 1 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए होंगे, क्योंकि टी माइनस 1 में चेंजेस करोगे तो ये 2 टाइम्स और ये समथिंग 2 से डिफरेंट हो जाता फिर, क्योंकि हमारा वेलोसिटी कितना दिया है उसने? 2 टाइम्स बोला है, ये 2 टाइम्स बोला है, लेंथ ऑलरेडी 2 टाइम्स है, इसका मतलब t माइनस 1 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए होंगे, इसका मतलब टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, टाइम जितना था उतना ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। समझ में आया बेटा? से क्या? फिर से देखो, एक बात बताओ, क्या l को 2 टाइम्स हमने किया? ठीक है, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 होता है, l ऑलरेडी 2 टाइम्स है या नहीं है? तो ये 2 टाइम्स है। अब वेलोसिटी क्वेश्चन में कितना दिया है? 2 टाइम्स। इसका मतलब टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि एल के 2 टाइम्स करते ही वेलोसिटी 2 टाइम्स हो चुका है, तो यानी कि टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो इससे हमें यह आइडिया लग गया कि टी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है।
अब आपको उसने किसका बोलना है निकालने के लिए, फोर्स का। मुझे बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, MLT-1, ठीक है, MLT-1, ठीक है। और उसने एक चीज ऊपर ये भी लिखी है कि मास को क्या कर रखा है बेटा, डबल। मास हमारा क्या है, 2 टाइम्स है, ठीक, MLT-2 कर देते हैं इसे, ठीक है। तो मास हमारा क्या है यहां पे, ये हमारा LT-2, ठीक है। अब जरा बताओ मास हमारा यहां पे क्या है, 2 टाइम्स, और L हमारा ऑलरेडी कितना है, 2 टाइम्स। क्या हमारा टाइम में कोई चेंजेस है, नो चेंज, टाइम में कोई भी चेंज नहीं है, क्लियर। तो बताओ 2 टाइम्स ये इंटू 2 टाइम्स ये, तो टोटल कितना हो गया, 4 टाइम्स। तो फोर्स हमारा कितने से चेंज हो गया, 4 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि जब आप फोर्स का निकालते तो आपको मास का पता होना चाहिए, लेंथ का और टाइम का पता होना चाहिए। मास ऑलरेडी 2 टाइम्स है, लेंथ का भी 2 टाइम्स दिया है, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम। तो यानी कि इन दोनों से हमें टाइम का आइडिया लगाना था, तो उसने वेलोसिटी बोला ना LT-1। अब एक बात बताओ, लेंथ हमारा 2 टाइम्स है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स हो गया। अब क्वेश्चन में दिया भी है कि वेलोसिटी 2 टाइम्स है, इट मींस इस वाले टाइम में कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर इस टाइम में थोड़ा भी चेंज होता तो क्या वेलोसिटी 2 टाइम्स आती, नहीं, कुछ और आता। इसीलिए इससे हमें यह आइडिया लग गया कि टी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये हमें पता चल गया। तो फिर हमें पता है कि मास 2 टाइम्स है, लेंथ 2 टाइम्स है, टाइम में कोई चेंज नहीं है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, क्लियर। रुको एक क्वेश्चन और करो तब प्रॉपर फील आएगा। इधर देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया, यूनिट ऑफ मास वेलोसिटी आर डबल, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, मास को इसने क्या कर दिया है, 2 टाइम्स कर दिया इसने मास को। वेलोसिटी बेटा क्या है, LT-1, वेलोसिटी हमारा क्या है, LT-1। वेलोसिटी को इसने क्या किया, हमारा डबल किया है, वेलोसिटी को इसने क्या किया, हमारा 2 टाइम्स किया है, क्लियर। तो वेलोसिटी को 2 टाइम्स किया। अब हमें किसका निकालना है, एनर्जी का। एक बात बताओ, एनर्जी क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, ML²T-2, ठीक है, ML²T-2। गाइस एक बात बताओ, वेलोसिटी 2 टाइम्स है, क्या हमें लेंथ का आइडिया है, नहीं, लेंथ के बारे में नहीं। क्या हमें टाइम का आइडिया, नहीं, हमें इन दोनों में से किसी का भी आइडिया नहीं है। लेकिन आप इसमें आओ, एक बात बताओ, यहां मास के बारे में तुम्हें पता है, मास क्या LT, इसको LT-1 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये देखो ये L²T-2 है ना, LT-1 का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। इधर देखो आप LT-1 का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, L²T-2, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो एक तरह से एक बात बताओ, ये आपका मास के बारे में कितना दिया है, 2 टाइम्स, और ये पूरा का पूरा वेलोसिटी है कि नहीं बेटा, खुद बताओ। अब वेलोसिटी कितना है आपका, 2 टाइम्स है, कितना है, 2 टाइम्स। अब जरा बताओ यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, देखो मास को आप लिख दो 2 टाइम्स, और ये LT-1 वेलोसिटी वो कितना है, 2 टाइम्स, लेकिन इस पूरे की पावर क्या है, 2 है, तो कितना आ गया, 2 इंटू 4, तो कितना आ गया। समझ में आया ये वाले क्वेश्चंस आपको कैसे डील करने हैं बेटा, ठीक है। आप जब 1-2 क्वेश्चन डील करोगे ऑटोमेटिकली कुछ 2-4 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। आप एक बात बताओ, मास उसने 2 टाइम्स बोला है, अरे बोला है नहीं बोला यार। अब बताओ उसने वेलोसिटी 2 टाइम्स बोला, लेकिन क्या आपको लेंथ के बारे में कुछ भी आइडिया दिया है, नहीं। क्या आपको टाइम के बारे में कुछ भी पता है, नहीं पता है, ठीक है। अब इधर आप आ गए एनर्जी में, एनर्जी में ML²T-2 होता है, मास का हमें पता है 2 टाइम्स है, लेकिन क्या L और T का पता है, नहीं। लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो क्या आपको LT-1 पता है, तो ये L²T-2 को क्या LT-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो एक तरह से खुद बताओ, क्या ये वेलोसिटी का स्क्वायर है कि नहीं है, ये वेलोसिटी का क्या है बेटा, स्क्वायर है। और वेलोसिटी कितना है, 2 टाइम्स, इस पूरे को हटा के आप 2 लिख सकते हो और उसका क्या लगेगा, स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 टाइम्स हो गया, क्लियर है। कैसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो ये भी एक वैरायटी है बेटा, इन पे आप स्टार लगा लेना, तो इनको आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को उतारो, ये आपके डीपीपी, पहली डीपीपी में भी इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर 16 टाइम्स है। दिया है नहीं दिया, दिखाओ डीपीपी किसी के पास हो तो दिखा दो, पास कर दो डीपीपी यार। कोई नहीं बेटा, मिल गया। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ फोर्स आर इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। मैं इसको भी करा देता हूं, देखो एक बार और आइडिया लग जाएगा आपको। इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है, डीपीपी का हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 8 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, यूनिट ऑफ लेंथ फोर्स आर इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। तो लेंथ को कितना इंक्रीज कर दिया बेटा, 4 टाइम्स कर दिया है, और आपके फोर्स को भी कितना इंक्रीज कर दिया है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। और इसने आपको किससे पूछा है, इसने आपको पूछा है कि एनर्जी के बारे में बताओ कि एनर्जी में कितना चेंजेस आएगा।
ठीक है, आपको एनर्जी का आपको आइडिया लेना है, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ कि यहां पे अगर आप देखोगे ये आपका लेंथ 4 टाइम्स है, ठीक है, तो लेंथ 4 टाइम्स अच्छी बात है। अब फोर्स के बारे में बताओ, फोर्स का डायमेंशन क्या लिख दूं यहां पे, mlt, अब बोलो यार क्या लिख दूं यहां पे, mlt-2। अब मुझे एक बात बताओ कि इसके अंदर जो लेंथ है ऑलरेडी कितना हो चुका है, वो 4 टाइम्स हो चुका है, ठीक है, 4 टाइम्स हो चुका है, और आपको फोर्स कितना दिया है, 4 टाइम्स। एक बात बताओ, लेंथ के 4 टाइम्स करते ही क्या फोर्स ऑटोमेटिकली 4 टाइम्स हो गया, और क्वेश्चन में फोर्स के बारे में दिया भी कितना है, 4 टाइम्स। इसका मतलब ना ही आपका मास चेंज हुआ है कि नहीं बेटा, ना ही आपका मास चेंज हुआ, ना ही आपका टाइम चेंज हुआ। क्लियर है क्या, इससे आपको आइडिया लग गया कि भाई ना ही m बदलेगा ना ही t बदलेगा, m और t में कोई भी चेंजेस नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा लेंथ आपका 4 टाइम्स है, अब मास और टाइम में कुछ भी अगर चेंज होगा तो क्या फोर्स कभी 4 टाइम्स आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि आपका ना ही मास बदला है ना ही टाइम बदलेगा। क्या इससे आपको आइडिया लग गया। नाउ गाइस वी नीड टू फाइंड आउट अबाउट एनर्जी ना। अब एनर्जी का निकालना है, तो एनर्जी का क्या हो गया, ml²t-2। अब खुद बताओ, आपको पता है कि आपके इस मास में कोई भी चेंजेस नहीं है, और आपको यह भी पता है कि किसमें, कि आपके टी में कोई भी चेंजेस नहीं है। आपका एल स्क्वायर है, और एल कितना कर रखा है हमने, 4 टाइम्स, बट इसका क्या आएगा यहां पे, स्क्वायर, क्योंकि एल का स्क्वायर दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, 16 टाइम्स। यानी कि एनर्जी कितना हो गया बेटा, 16 टाइम्स हो गया। क्लियर है कैसे डील करना है ऐसे क्वेश्चंस को। अबे बोलो क्लियर है ना यार, तो हम कर लेंगे नहीं कर लेंगे यार, उतारो जल्दी सही से। हाँ क्या एनर्जी का 4 क्या, कौन सा, हाँ ठीक है, बट ये वाला ज्यादा सुटेबल नहीं है। तुम लोग क्या बोल रहे हो, एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोल रहे हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ ठीक है, बट ये जो चीज़ है तो हर जगह लग जाएगा ना, कहीं अगर फॉर्मूला नहीं बनेगा क्या करोगे, ठीक है, करने को तो कैसे भी कर लो। चलो इसको जल्दी से उतारो, तीनों क्वेश्चन फटाफट उतारो, फिर हम न्यू टॉपिक पर चलेंगे। ओके ये दिया है जी का कितना दिया है, पहले तो इसको ग्राम में कर लो ना, ना अब करो। तो बेटा एक बात होता है, केजी को क्यों लोगे, उसने ग्राम में दिया है ना, तो आप उससे तो आपको ये निकलेगा ना 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/10 यूनिट, तो आपको पहले इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा ना फिर कैसे होगा, क्योंकि इसे तो 1 kg 1/10 थोड़ी मिलेगा, उसने तो ग्राम दिया है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो इसको पहले ही ग्राम में कन्वर्ट कर लो। कुछ पूछना है, ओके सेकेंड, ये तो क्लास का ही है, ये सब हो गए। तो सिंपल वो प्रेशर हो गया, प्रेशर सीधे प्रेशर लगाया तो प्रेशर फोर्स पर एरिया। ये करेंगे आज, अरे हो गया यार, इतना टाइम लगाओगे ये यार, नेक्स्ट उतारो जल्दी जल्दी, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगी। डायमेंशंस याद कर लिए तुम लोगों ने, बताओ चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, 80, स्पीड का क्या, उतारते भी रहो, स्पीड का क्या होगा, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स, वर्क डन का, एनर्जी का क्या होगा, टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क का डायमेंशन किससे मैच करता है, वर्क डन से, एनर्जी से, है ना। और एक बात बताओ कि तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन कैसे निकालोगे, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr क्या होगा,
एम वी आर, मास, वेलोसिटी और आर डिस्टेंस, ठीक है। तो एम वी आर की तो एंगुलर मोमेंटम का आ जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन किससे मैच करता है? प्लैंक कांस्टेंट से। तो तुम एक बात बताओ, कभी प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने बोल दे तो तुम एंगुलर मोमेंटम का निकाल देना एम वी आर करके, तो जो एंगुलर मोमेंटम का वही होगा, वही किसका हो जाएगा? प्लैंक कांस्टेंट का। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम, इंपल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो जो इंपल्स का मोमेंटम होगा वही किसका होगा? इंपल्स का होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डायमेंशन लेस। एंगुलर वेलोसिटी का t-1। एंगुलर एक्सेलरेशन का, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होगा? क्या होगा? स्टेरेडियन। स्फीयर का सॉलिड एंगल क्या होता है? और तुम्हारा रिलेशन क्या होता है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होगा? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या सबके डायमेंशंस तुम्हें याद हो गए हैं? ठीक है, तो बेटा ये सब डायमेंशंस आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। चले इसी बात पे आगे चले। ये हो गया है क्या? अब तो कर लोगे ना ये सब? हो गया ये? अब बोलो, ये तुम्हारा डीपीपी का क्वेश्चन। चले, तो बोलो हो गया तो बैठे क्यों हो? चला हो गया ना? आ जाओ गाइस। तो हमारा डायमेंशन खत्म हो रहा है, तो डायमेंशंस के हम लिमिटेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? इन मैकेनिक्स द फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड। मतलब क्या है गाइस कि जब भी आप, जैसे आपने जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए ना आपने, तो सब में गाइस वो फिजिकल क्वांटिटी 2-3 पे डिपेंड कर, हमेशा 2 पे या 3 पे डिपेंड कर, 3 से ज्यादा नहीं। तो जब भी वो कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा पे डिपेंड करेगा, तब आप देखना, तब आपका ही निकलेगा ही नहीं। क्यों? एक बात बताओ बेटा, अगर 4 पे डिपेंड करेगा तो आपको कितनी वैल्यूज निकालनी है? ए बी सी डी, 4 निकालनी पड़ेगी। 4 पावर जाएंगे ना, ए बी सी डी। लेकिन आप पावर इक्वेट करोगे दोनों साइड एम वाली, एक इक्वेशन आ गई। अब दोनों साइड एल वाली पावर इक्वेट करोगे, दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों साइड टी वाली पावर इक्वेट करोगे, तीसरी इक्वेशन आई। तो गाइस 3 ही इक्वेशन मिलेगी आपको, लेकिन निकालनी कितनी वैल्यूज हैं आपको? 4। तो गाइस जितने अननोन होते हैं कम से कम उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। तो कई बार ऐसे होगा कि आपके पास 4 अननोन है, लेकिन इक्वेशन कितनी बनेगी? 3, तो आप निकाल ही नहीं सकते हो। इसीलिए जब 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी, तब आप उसको यूज नहीं कर सकते हो फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? ठीक है बेटा, क्लियर है ना कि भाई 3 से ज्यादा अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा तो हम उसका डायमेंशन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्या है बेटा? जितने भी ये सम वाले फॉर्मूले होते हैं ना बेटा, जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं डिराइव किया जिसमें सम हो या सब्ट्रैक्शन हो। सब में मल्टीप्लीकेशन ही किया, क्योंकि आपकी पहली इक्वेशन ही क्या होती थी? आप ऐसे लिखते थे t इज इक्वल टू के एल एम जी इनकी पावर ए बी सी। हमेशा हम कौन से वाले करते थे बेटा? मल्टीप्लिकेशन वाले। जिसमें भी जिस भी एक्सप्रेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, उन एक्सप्रेशन को हम डायमेंशन की हेल्प से निकाल ही नहीं सकते। सो दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ द डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टाइप, जिसमें बेटे फॉर्मूले, जिसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उन्हीं को हम डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। और गाइस फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल, बेटा एक बात बताओ, किसी फॉर्मूले में मान लो एक्सपोनेंशियल टर्म है, ई पे डिपेंड कर रहा है, ई एक्सपोनेंशियल बेटा, तो ई क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो उस फॉर्मूले को हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कोई फॉर्मूला है साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जैसे आपका ये फॉर्मूला है ना, जैसे ये आप एसएचए में पढ़ते होगे, ए इज इक्वल टू, या फिर वेव की इक्वेशन क्या होता है? ओमेगा टी प्लस के एक्स वगैरह होता है ना, इसमें क्या आ गया? साइन आया नहीं आया? साइन क्या है? डायमेंशनलेस।
तो इतने जितने भी ऐसे फॉर्मूले जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा वगैरह आते हैं उसको हम डायमेंशन की हेल्प से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो सब डायमेंशनलेस होते हैं। अब जब डायमेंशन की हेल्प से उनके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस उनके तो बारे में हम निकाल ही नहीं सकते ना। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि देखो एक्सपोनेंशियल टर्म ट्रिग्नोमेट्री हो गया जिसमें लॉग वगैरह आ जाएंगे कि लॉग भी क्या है, डायमेंशनलेस है। तो जितने भी ये हैं उन सब फॉर्मूले को आप डायमेंशन की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते हो। जिसके अंदर भी लॉग आते हो, एक्सपोनेंशियल टर्म आते हो, जिसके अंदर भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, उनको हम डायमेंशन की हेल्प से नहीं निकाल सकते। क्योंकि जो जितने भी ये साइन थीटा कॉस थीटा है, लॉग वाले हैं, ई, ये सब क्या है, डायमेंशनलेस है। तो उनको हम डायमेंशन की हेल्प से निकाल ही नहीं सकते। और गाइस जिसमें भी एडिशन और क्या आ जाए बेटा, सब्ट्रैक्शन आ जाए, उनको भी हम डायमेंशन की हेल्प से नहीं निकाल सकते। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, द रिलेशन डिराइव्ड फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एक बात बताओ, जो भी ये हम मानते थे ना ऐसे के टी इज इक्वल टू के एल एम जी और इनकी पावर ए बी सी, तो गाइस के हमारा क्या होता था, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें डायमेंशन से पता नहीं लगता था। अगर आपको याद हो, सबसे पहला जो आपने एग्जांपल किया था उसका फॉर्मूला आपने ये निकाला था, T इज इक्वल टू के रूट अंडर एल बाय जी, जबकि एक्चुअल में के की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2 पाई। ये होता है ना टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी, बट डायमेंशन की हेल्प से क्या निकलता है, के रूट अंडर एल बाय जी। तो ये जो के की वैल्यू है कितनी है, 2 पाई ना, इसका आइडिया हमें डायमेंशन से नहीं लगता है। डायमेंशन कभी भी ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता है। वो भी एक क्या, इसकी क्या है, लिमिटेशन है, कमियां हैं इसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा, इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। सो गाइस जैसे मान लो गाइस टॉर्क का डायमेंशन, वर्क डन का डायमेंशन सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम है, एनर्जी का डायमेंशन सेम है। तो कोई मान लो टॉर्क पे भी डिपेंड कर रहा है, वर्क पे भी डिपेंड कर रहा है, तो वहां पे दिक्कत होगी क्योंकि वर्क डन का जो डायमेंशन है वही टॉर्क का डायमेंशन है। ठीक है। तो वैसे केसेस में ये यूजफुल नहीं हो पाता। देखो, इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। तो ये भी एक इश्यू है बेटा कि मान लो कि वो दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है जिसमें दोनों का डायमेंशन सेम है। ठीक है। जैसे मान लो टॉर्क पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन पे, जबकि दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, तो वहां पे इशू आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। ठीक है, कि मतलब जो भी फॉर्मूला हमने इससे डिराइव किया उससे हमें आइडिया नहीं लग सकता कि वो भाई स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायमेंशन से हमें पता नहीं लग सकता है। ठीक है। तो गाइस जब भी ये फोर्थ वाला क्या बोलता है कि दो एक जैसे फिजिकल क्वांटिटी आ जाए जिनका डायमेंशन सेम हो, तो वहां पे ये प्रॉपर्ली उसको डिराइव नहीं करेगा। तो कौन कौन से लिमिटेशंस हो गए बताओ, अरे बोलो कौन कौन से लिमिटेशंस हो गए। पहला क्या है, बोलो अपनी लैंग्वेज में बोलो, पहला क्या है डायमेंशन, पहला लिमिटेशन क्या है बेटा, बोलो क्या है। ठीक है, चुपचाप बैठे हुए इस कोने में सब लोग, क्या है लिमिटेशन, क्या है पहला, 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले में यूज नहीं होगा, जिन भी फॉर्मूले में साइन थीटा कॉस थीटा आएंगे नहीं होगा, जिसके अंदर भी लॉग आ जाए, एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए, वहां भी ये यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, ये कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में कोई भी आइडिया हमें नहीं देता है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, ये हमें डायमेंशन से पता नहीं चलता है। नेक्स्ट, अगर दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के सेम डायमेंशंस हो जाए तो भी इसको यूज हम नहीं कर सकते हैं। लास्ट वाला, जो भी फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं हमें पता नहीं चल पाता कि वो स्केलर, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है, इसका भी आइडिया कुछ नहीं देता है। सो गाइस दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ किसका, डायमेंशंस। ठीक है। तो अब यहां पे आपका डायमेंशन खत्म हो चुका है। ठीक है। तो गाइस इसके लिए आप स्पेस छोड़ दो यार। ठीक है, ये बाद में उतार लेना, इसको उतारोगे 10 मिनट वेस्ट होंगे यार हमारे। ठीक है। तो हेडिंग लिख दो लिमिटेशन, इसके लिए स्पेस छोड़ दो, बाद में उतार लेना। कल क्लास नहीं है ना तुम लोगों की, परसों भी नहीं है ना, तो 2 दिन बैठ के घर पे नोट्स बनाना फिर। ठीक है, इसको लिख लो, इसको बस हेडिंग लिख लो लिमिटेशन, स्पेस छोड़ देना है। ठीक है बेटा, कल परसों छुट्टी है ना, तो जो भी पूरे वीक में तुमने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस लगाना है, एंजॉय नहीं मारना है। बोलो हाँ, बोलना हाँ, मंडे को आना है। हाँ, फिर क्या करना है बताओ, कल भी आना है क्या, कल भी आना है, हाँ मंडे को आना है, सही बात है। चले आगे। ठीक है बेटा, स्पेस छोड़ दो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा एरर, नेक्स्ट हेडिंग लिखो एरर। कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में रह रहे हैं बताओ,
जरा चेक कर लो तुम्हारी जनरल नॉलेज, क्या क्या रह रहा है? एरर रह रहा है, और एरर सिग्निफिकेंट फिगर, और इंस्ट्रूमेंट में स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। इसके अलावा और कुछ? ठीक है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, राउंडिंग ऑफ, और बस बोल तो दिया सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइज एरर शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि देखते हैं एरर कितना हो पाता है। तो गाइज एरर की चर्चा करते हैं। तो गाइज एरर क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू बेटा जो भी चीज हमने मेजर की, और ट्रू वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, तो उसमें जो भी डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा बेटा? एरर होगा। ठीक है, तो एरर हमारा क्या होगा बेटा, बताओ एरर क्या होगा? क्या होगा? एरर में बी डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। तो गाइस एमवी हमारा क्या हो गया? मेजर्ड वैल्यू। टीवी क्या हो गया हमारा? ट्रू वैल्यू हो गया। ठीक है, ट्रू वैल्यू हो गया। तो गाइस ये हमारा मेजर्ड वैल्यू है, जो भी हम रीडिंग वगैरह ले रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वो वैल्यू आपकी मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा हो गया ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू बोलो या फिर इसे क्या बोलो? एक्चुअल वैल्यू। एक बात बताओ बेटा, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू का क्या हो सकती है? बड़ी भी हो सकती है ना, उससे छोटी भी हो सकती है, और उससे बराबर भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है जो मेजर कर रहा है वो क्या, कैसे रीडिंग को मेजर कर रहा है। तो इसका मतलब जो एरर है वो क्या हो सकता है बेटा? पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो हमारा एरर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, कम है, या उसके बराबर है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा बेटा? एरर होगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि एरर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। थियोरेटिकल चीज है, जरा उसको हम देख लेते हैं कि एरर के हमारे टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, लिख लिया आपने ये? अरे लिख लिया, नहीं लिख लिया यार? ठीक है बेटा, तो ये अब देखते हैं हम एक एक करके टाइप्स ऑफ एरर देखते हैं। तो गाइस बेसिकली हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन से? ग्रॉस एरर, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि हमारे ग्रॉस एरर में क्या होता है, रैंडम एरर में क्या होता है, और हमारा सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है। ठीक है, लिख लो बेटा, टाइप्स ऑफ एरर में लिख लो, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में लिख लो ग्रॉस एरर, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर। ग्रॉस, रैंडम एंड तीसरा है सिस्टमैटिक। अब फर्स्ट हेडिंग लिख लो बेटा, ग्रॉस एरर। फर्स्ट हेडिंग लिखो आप, ग्रॉस एरर। ठीक है, तो गाइस ग्रॉस एरर जनरली किसकी वजह से होता है? ग्रॉस एरर टेक्स इनटू अकाउंट ह्यूमन ओवरसाइट एंड अदर मिस्टेक्स वाइल रीडिंग, रिकॉर्डिंग एंड रीडिंग द डेटा। मतलब गाइस जैसे मान लो जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी रीडिंग हमने गलत ले ली, ठीक है, या फिर जैसे होता ना कई बार कोई रीडिंग है 23 आ रहा है, और गलती से मान लो जल्दी जल्दी में हमने रीडिंग, हमने 3 की जगह में क्या दिख गया? 8 दिख गया, तो हमने रीडिंग कितना लिख दी? 28 लिख दिया। तो गाइस ये तो डेटा हमने खुद अपनी गलती से, ये जो डेटा जो हम ले रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो हम कर रहे हैं, वो हमने खुद की गलती की वजह से हमने 23 की जगह क्या रख दिया? 28। सो गाइस जो इस टाइप की जो एरर है वो किसमें अकाउंट होंगे? क्या कहलाएंगे? ग्रॉस एरर। सो द मोस्ट कॉमन ह्यूमन एरर इन मेजरमेंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेजरमेंट एरर। ठीक है, तो गाइस इसको मेजरमेंट एरर की कैटेगरी में भी डाल सकते हो आप, जो ह्यूमन जो एरर कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस ये आपने रीडिंग देख ली, तो इस टाइप के जो एरर्स हैं वो आपके ग्रॉस एरर कहलाएंगे। सो गाइस ये कैसे दूर कर सकते हैं? ये सब चीजें हम कैसे दूर कर सकते हैं? ये तो हम दूर कर सकते हैं ना, 23 को 28 लिख देना। रीडिंग मान लो कि जैसे होता ना कि स्केल से, कोई स्केल से तुम मेजर कर रहे हो कुछ, ठीक है, मान लो तुम, और ये जैसे मान लो 2 है, ये 3, 4, 5, 6, तो जैसे ही इसके ऐसे आता है 2 और 3 के बीच में आता है, किसी ने उसको 2.5 ले लिया, किसी ने उसको 2.6 ले लिया, 2.7 ले लिया, तो इस टाइप के जो एरर्स हैं वो किस में आएंगे? ग्रॉस एरर में आएंगे। जो रीडिंग में हम रीडिंग लेने में जो हम एरर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे ग्रॉस एरर। कैसे कम कर सकते हैं? सो गाइस प्रॉपर केयर शुड बी टेकन इनटू रीडिंग, रिकॉर्डिंग द डेटा। ऑल्सो कैलकुलेशन ऑफ एरर शुड बी डन एक्यूरेटली।
कैलकुलेशन में भी जो एरर आप करोगे वो भी किसके अंदर आएगा बेटा, ग्रॉस एरर में ही आएगा, अगर आपने डेटा प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया है तो। सो गाइस कैसे इसको हम कम कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटर्स, और कैन से दैट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लो आप और एंड में सारी रीडिंग का क्या कर दो, एवरेज कर दो। ऐसे हम ग्रॉस एरर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। So we can reduce the gross error, ठीक है, by increasing the number of experimenters, or you can say that by experimenters का मतलब क्या है बेटा बताओ। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक ही रीडिंग्स को कई, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को कई लोग परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग लोग परफॉर्म करेंगे तो गाइस ऑब्वियसली ह्यूमन एरर कम होगा, किसी का ह्यूमन एरर ज्यादा होगा, किसी कम होगा, कोई बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करेगा तो उस केस में एरर और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ग्रॉस, क्योंकि देखो ह्यूमन एरर का मतलब क्या, एक ही बंदा सेम चीज गलती कर रहा है, बार बार 23 को 28 रीड करेगा तो एरर एग्जिस्ट ही करेगा। उसकी जगह अगर मान लो किसी और को हमने परफॉर्म कराया तो कुछ और रीडिंग मेजर करेगा, फिर किसी और को परफॉर्म कराया कुछ और रीडिंग परफॉर्म करेगा, तो जो बेटर रीडिंग्स वगैरह को ऑब्जर्व करेगा, नोट डाउन करेगा, तो उस केस में ग्रॉस एरर क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे देखो इसने क्या लिखा, ईच एक्सपेरिमेंटर टेक्स डिफरेंट रीडिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, देन बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ मोर रीडिंग्स वी कैन रिड्यूस द ग्रॉस एरर, ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट को कई सारे लोगों से परफॉर्म करवाया, डिफरेंट रीडिंग्स आ गई, फिर एंड में सबका क्या ले लिया, एवरेज ले लिया, तो ऐसे हम ग्रॉस एरर को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस एरर मेनली कब आएगा बेटा, ह्यूमन एरर की वजह से, रीडिंग्स गलत ले लेना, कैलकुलेशंस को गलत करना, ठीक है। तो कम कैसे करेंगे बताओ, एक ही एक्सपेरिमेंट को कई लोगों ने परफॉर्म किया, अलग अलग लोगों ने रीडिंग्स ली, फिर एंड में सारी रीडिंग का क्या ले लेंगे हम, एवरेज ले लेंगे, तो ऐसे हम ग्रॉस एरर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर, द रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम। मतलब गाइस इस रैंडम एरर का मतलब रैंडमली एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कुछ और एरर है, थोड़ी देर बाद किसी और ने परफॉर्म किया, कुछ और एरर है, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है, इसका कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है, और ना ही इसका आपको आइडिया होगा कि ये एरर किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। सो दिस कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। जैसे मान लो गाइस कि कई बार जैसे होता है ना कि हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे फ्लक्चुएशंस आ गया टेम्परेचर में, या फिर जो वोल्टेज सप्लाई है उसमें कम ज्यादा हो गया, तो उस केस में जो एरर आएगा रैंडम एरर है, और गाइस उसका हमें आइडिया भी नहीं होगा कि किसकी वजह से एरर हुआ, कौन सा फ्लक्चुएशन हो गया, टेम्परेचर का हो गया, वोल्टेज का हो गया, ठीक है, या फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस होंगे, तो ये एरर किसके अंदर आएंगे, रैंडम, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल गाइज व्हेन सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन ही मे लाइकली गेट डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम। मान लो गाइज तुम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तुम खुद ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, बार बार तुम सेम रीडिंग मेजर कर रहे हो, तुमने देखा एक बार मैंने रीडिंग ली तो कुछ और आया, फिर सेम चीज के रीडिंग मैंने दोबारा ली तो कुछ और आया, फिर मैंने 1 घंटे बाद देखा तो फिर कुछ और आ गया। तो ये जो रैंडमली आप उसके अंदर जो एरर देख रहे हो ना, जिसका आपको रीजन नहीं पता कहां से आ रहा है, सेम पर्सन मान लो अलग अलग लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो मान लो किसी का ग्रॉस एरर हो सकता है कि उसने रीडिंग सही से नहीं ली। अगर सेम पर्सन सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और सेम रीडिंग बार बार ले रहा है और हर बार उसकी रीडिंग अलग अलग आ रही है, तो उसके अंदर कुछ एरर है, तो वो कौन सा एरर है, रैंडम एरर है। उसको आइडिया नहीं है कि भाई ये एरर किस फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है, वोल्टेज की वजह से हो रहा है, या फिर उसके अंदर टेम्परेचर है, तो इस टाइप का एरर क्या होगा, रैंडम एरर। और गाइज वही अगर अलग अलग लोग परफॉर्म करेंगे तो हमारे मन में आएगा कि ह्यूमन एरर हो सकता है, यार सबने अलग अलग रीडिंग सही से रीडिंग नहीं ली होगी, वहां ग्रॉस एरर हो सकता है। लेकिन सेम पर्सन बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अलग अलग रीडिंग आ रही है, तो कौन सा एरर होगा बेटा, रैंडम एरर होगा, ठीक है। तो ये आपकी रैंडम एरर की कहानी है। नेक्स्ट है बेटा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इन्वायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और इंस्ट्रूमेंटल। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, इन्वायरमेंटल एरर। So guys, this type of error arises in the measurement due to what? Due to effect of external environmental conditions. For example guys, जैसे external condition includes temperature हो गया, pressure हो गया, humidity हो गया। तो guys कई सारे experiment होते हैं बेटा, अलग अलग temperature पे इनकी reading कुछ और हो जाएगी, अगर pressure ज़्यादा variation है कुछ और हो जाएगा, humidity में उसकी कुछ और temperature होगा। जैसे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि हम अपना body temperature thermometer से measure कर रहे हैं, ठीक है। तो guys तुमने अभी temperature measure किया घर
घर में रूम में जब एसी वगैरह चल रहा है, अब मान लो लाइट चली जाए, तब ऑब्वियसली बॉडी का टेम्परेचर फिर कुछ ना कुछ इसमें कुछ और शो करेगा। सेम अभी तुमने 5 मिनट के अंदर अभी तुमने अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर किया, एसी वगैरह चल रहा था, कुछ रीडिंग देगा थर्मामीटर। अब मान लो लाइट चलेगी, तब तुमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मिल गया, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। तो वो भी एक तरह से क्या है, एरर है, उसमें एक्चुअल थोड़ी तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर पता चला। सो दैट इज व्हाट इन्वायरमेंटल एरर। तो उस केस में जो थर्मामीटर है उस जो टेम्परेचर दे रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि एक्सटर्नल कंडीशन कैसी है। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं बेटा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, प्रेशर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तो उसकी वजह से उनकी रीडिंग अफेक्ट होती है। तो वो एरर कौन सा कहलाएगा बेटा, इन्वायरमेंटल एरर कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंटल। नेक्स्ट क्या है बेटा, ऑब्जर्वेशनल एरर। देखो, दीज आर द एरर्स दैट अराइजेस ड्यू टू इंडिविजुअल बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus और इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। मान लो गाइज, ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब क्या है कि मान लो तुम्हें मैं कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने दे दूं जिसके बारे में तुम्हें प्रॉपरली आइडिया नहीं है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है, तो ऑब्वियसली उसमें अपने अकॉर्डिंग जितना भी तुम्हें समझ होगा करोगे, तो उसके अंदर एरर के चांसेस होंगे ही होंगे। तो वो जो एरर होगा क्या होगा, ऑब्जर्वेशनल एरर होगा, ठीक है। सो द मेजरमेंट एरर ऑल्सो इंक्लूड रॉन्ग रीडिंग ड्यू टू पैरेलैक्स एरर। गाइस कई बार क्या होता है, जैसे होता है ना कि तुमने वो देखा नहीं, जैसे मान लो सेम उस बोर्ड को हम देख रहे हैं, तो एक आंख से देखते हैं तो कुछ दिखाई देगा, फिर दूसरे हाथ से देखते हैं तो होता है ना कुछ और उसकी पोजीशन दिखाई देगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तुम सेम रीडिंग जब देखते हो, ऐसे होता है ना स्केल वगैरह पे सेम रीडिंग, अब मान लो प्रॉपरली कैसे देखते हैं, ये कैसे देखने का, सामने बिल्कुल आई होनी चाहिए तब इसको ऑब्जर्व करोगे, तब तुम्हें एक्चुअल रीडिंग देगा। लेकिन मान लो किसी ने अगर ऐसे देखा तो खुद बताओ, रीडिंग उसको ऊपर नीचे कहीं दिख सकती है ना, ये एरर, ठीक है। तो ये जो एरर्स होंगे ये क्या होंगे आपके, ये भी किस में आ जाएंगे बेटा, ऑब्जर्वेशनल एरर। मतलब जब भी आप प्रॉपरली ऑब्जर्व किए बिना या फिर प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करके डेटा को नोट डाउन कर रहे हो तो वो आपका ऑब्जर्वेशनल एरर है। नेक्स्ट क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगा बताओ, बोलो। जैसे मान लो शॉप वगैरह पे जाता है ना, वेइंग मशीन जो होती है ना, कुछ मेजर करना है तो पहले उसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, कुछ नहीं रखा है तो रीडिंग क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लेकिन पहले से ही कुछ ना कुछ वो रीडिंग दे रहा है, उसका आप यूज करके कुछ भी आप मेजर करोगे तो उसमें एरर होगा कि नहीं होगा। तो वो कौन सा एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है। वो क्या है, और कई बार ऐसे तुमने स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर देखा है, ठीक है, मान लो उसमें कुछ भी हमने करेक्ट नहीं किया, इसके जॉज ऐसे चिपके पड़े, फिर भी वो कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा रहा है, तो वो होता है ना 0 एरर। तुम पढ़ोगे अभी, पॉजिटिव एरर होता है, नेगेटिव एरर होता है, तो वो सब इंस्ट्रूमेंट के इशू की वजह से है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। सो दीज एरर अराइज ड्यू टू फॉल्टी कंस्ट्रक्शन एंड कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो वो फॉल्टी है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो है। सो द इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड इज फॉल्टी ड्यू टू मिसयूज, या फिर मिसयूज किया हमने। कई बार होता है ना, कई बार नट बोल्ट्स को बहुत ज्यादा बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई अगर यूज हो रहा है तो उसमें भी एरर आ जाता है। तुमने वो देखा है जो हमारा नहीं सिलेंडर वगैरह घर पे आता है तो एक वेइंग बैलेंस को उठा के ऐसे देखते हैं फिर वेट बताते हैं, अबे देखा है ना यार, ऐसे स्प्रिंग होता है ना, और इसमें एक हुक होता है, नहीं होता यार, और इसमें स्प्रिंग होता है, यहाँ वेट पता चलता है कितना है, ठीक है। तो गाइस अगर मान लो कि 3-4 साल से एक ही स्प्रिंग बैलेंस को यूज कर रहा है, तो अब इसके जो स्प्रिंग है ऑब्वियसली वो वो इतना ज्यादा यूज होने की वजह से अफेक्ट हो चुके होंगे, तो अब ये जो भी रीडिंग देगा वो एग्जैक्ट नहीं देगा, उसके अंदर एरर होगा। तो वो एरर भी क्या होगा, आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा। देखो जैसे आप वर्नियर स्क्रूएज पढ़ाऊंगा मैं आपको, सो उसके अंदर एक 0 एरर होता है, दैट इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ एरर, ठीक है। एंड गाइस दिस एरर इज कॉमन इन डिवाइसेस लाइक वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। सो दिस एरर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो गाइस ये जो 0 एरर है वो भी किस कैटेगरी में आएगा, आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर में आएगा, ठीक है। तो कौन कौन से एरर आपने पढ़े बताओ। सबसे पहले क्या है, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर में क्या था बच्चों, बताओ बताओ बेटा, ग्रॉस एरर में क्या था, देख लो एक बार, सब लोग बोर्ड देख लो। ग्रॉस एरर बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट थियोरेटिकल 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले देखो इसमें ग्रॉस एरर में क्या दिया है बेटा आपको, रीड कर लो सब एक बार मुझे मॉडल दे दो कोई, रीड कर लो जल्दी से, ग्रॉस एरर वाली स्लाइड रीड करो।
कर लिया रीड बेटा। तो ग्रॉस एरर का मेन पॉइंट क्या होगा बेटा, किसकी वजह से आता है? मेनली ह्यूमन एरर जो भी होंगे वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? ग्रॉस एरर में आ जाएगा, ठीक है। और गाइज इसको डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? अलग अलग एक्सपेरिमेंटर्स ले लो, अलग अलग लोग सेम रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, फिर सबकी रीडिंग का क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे, तो इससे हमारा ग्रॉस एरर थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ग्रॉस एरर के बाद क्या है बेटा? रैंडम एरर। रीड करो इसे जल्दी से। बेटा रैंडम एरर बेटा एनवायरमेंटल में आपको पता होगा ना, टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ है। रैंडम एरर में पता ही नहीं होगा क्या रीजन है, ठीक है, रैंडमली होगा बार बार। उसमें क्या होगा, एक बात बताओ, एनवायरमेंटल में जो भी टेम्परेचर हमें पता है कि कितना डिफरेंस है, तो सेम रीडिंग लेंगे तो सेम एरर दे रहा होगा। रैंडम में क्या होगा, सेम पर्सन सेम रीडिंग ले रहा है और हर बार कुछ भी रीडिंग आ रहा है, तो दैट इज इरेगुलर, तो वो रैंडम एरर। ठीक है बेटा, चले आगे। ठीक है, तो रैंडम एरर का मेन पॉइंट क्या है बेटा, बताओ? इरेगुलर होगा, फ्लक्चुएशन की वजह से होगा, इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो इसको हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं बेटा? रैंडम एरर को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? तुम क्या करो कि तुम क्या करो, बहुत सारी रीडिंग्स ले लो और फिर टोटल एंड में क्या ले लो? एवरेज ले लो। और कोई तरीका नहीं रैंडम एरर को डिक्रीज करने का। नेक्स्ट क्या बेटा? सिस्टमैटिक एरर। तीन टाइप है, कौन कौन से? एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और इंस्ट्रूमेंटल। तो गाइज इन्वायरमेंटल का मतलब आइडिया लग रहा है, जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, इनकी वजह से जो भी इफेक्ट पड़ रहा होगा, रीडिंग्स पे एरर आ रहा होगा, दैट इज इन्वायरमेंटल एरर। क्या आप इसको डिक्रीज कर सकते हो? डिक्रीज कर सकते हो? ये सवाल अभी थोड़ी देर बाद आपसे फिर पूछूंगा। नेक्स्ट क्या है बेटा? ऑब्जर्वेशनल एरर। तो गाइस ऑब्जर्वेशनल एरर में क्या होगा कि मान लो कि जो रीडिंग ले रहा है उसे प्रॉपरली आइडिया नहीं है कि भाई कैसे इक्विपमेंट को सेट करना है, कैसे रीडिंग नोट डाउन करनी है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, उसको आइडिया नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो भी एरर आएगा क्या आएगा? ऑब्जर्वेशनल एरर में आएगा। नेक्स्ट क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। मान लो जो इंस्ट्रूमेंट तुम यूज कर रहे हो उसमें पहले से ही कोई ना कोई एरर है। जैसे वर्नियर स्क्रू गेज में कौन सा एरर होता है बेटा? पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। जैसे मान लो वेइंग मशीन है, कोई भी घर शॉप वगैरह बजा रहे हैं, पहले से वो रीडिंग कुछ ना कुछ दिखा रहा है, 20 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, तो वो जो एरर है वो क्या है बेटा? इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो उससे कुछ भी मेजर करोगे तो उसमें एरर आएगा, तो वो आपका क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन क्या बनता है। इससे दो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, रैंडम एरर इन 50 रीडिंग इज एक्स। मतलब हमने क्या किया बेटा? हमने 50 रीडिंग ली तो उसका रैंडम एरर कितना आया है? एक्स आया है। तो अब वही अगर मैं 150 रीडिंग लूंगा तो एरर कितना आएगा? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन भी रीड कर लो। सिस्टमैटिक एरर इन 50 रीडिंग इज एक्स। मतलब सिस्टमैटिक एरर के जब हमने 50 रीडिंग ली तो कितना एरर आया बेटा? एक्स। अब वही गाइज अगर मैं 150 रीडिंग लूंगा तो कितना एरर आएगा? ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन है। सबसे पहला बताओ इसका आंसर। पचास रीडिंग में कितना एरर है बेटा? एक्स। 50 रीडिंग में कितना एरर है बेटा? एक्स। क्या आपने यही पढ़ा है रैंडम एरर में कि भाई जितनी ज्यादा रीडिंग्स लोगे एरर उतना ही क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। तो 50 रीडिंग हमने ली तो एरर कितना आया? एक्स। तो गाइस अब हम कितनी ले रहे हैं? 150 रीडिंग ले रहे हैं ना, तो पहले से कितना गुना ले रहे हैं? पहले से कितना टाइम्स हो गया बेटा? 3 इंटू 50। तो पहले से कितना हो गया? 3 टाइम्स। पहले से रीडिंग कितने गुना ले रहे हो? 3 टाइम्स। तो एरर भी पहले से कितना गुना कम हो जाएगा? 3 टाइम्स कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x/3 हो जाएगा। क्लियर बेटा कि जब 50 रीडिंग में x एरर है तो 150 रीडिंग का पूछा है, तो गाइस 150 का मतलब क्या? पहले से 3 गुना रीडिंग ज्यादा ले रहे हो,
तो एरर भी पहले से 3 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले x था तो अब कितना एरर आएगा बेटा, x/3 आएगा। क्लियर है कैसे करना है? अब बोलो क्लियर है ना यार? क्या रैंडम एरर में पता थोड़ी होता है, वो तो इरेगुलर है, इसलिए कई बहुत ज्यादा रीडिंग लेके हम उसको करते हैं। लेकिन गाइस सेम यही क्वेश्चन किसके लिए, सिस्टमैटिक एरर। बताओ सिस्टमैटिक एरर में क्या होगा, कितना आएगा, x/3 आएगा, क्या आएगा बताओ? सिस्टमैटिक एरर कौन सा एरर होता है बताओ? सिस्टमैटिक एरर के टाइप से कौन कौन से, एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और इंस्ट्रूमेंटल। तुम सेम इंस्ट्रूमेंट से तुम कितने भी रीडिंग ले लो, क्या उसमें एरर नहीं होगा? तुम बोल रहे हो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मतलब तुम वो वेइंग मशीन दुकान पे थी बेटा, ठीक है, वो दुकान पे थी ना वेइंग मशीन, वो पहले से ही 20 ग्राम दिखा रहा है, अब उस पर तुम कितने बार भी चीनी रख के मेजर कर लो, सब में एरर होगा कि नहीं होगा? क्या 100 रीडिंग ले लोगे तो क्या एरर कम हो जाएगा? वो तुमको तो, और वेइंग मशीन है ना बेटा, जैसे तुम्हारा शॉप पे होता है ना 0 शो करना चाहिए, मान लो पहले से ही 300 ग्राम शो कर रहा है, अब तुम उस पर कितने बार भी रख के मेजर कर लो, क्या एरर हमेशा होगा कि नहीं होगा? अब बोलो ना यार, वो तो 300 हर रीडिंग में 300 ग्राम का एरर होगा कि नहीं होगा यार? तो यानी कि गाइस सिस्टमैटिक एरर इज अ फिक्स्ड एरर, इसको तुम कितनी भी रीडिंग ले लो ये एरर उतना एग्जिस्ट रहेगा ही रहेगा। क्लियर है बेटा? तो रीडिंग आप कितनी भी बढ़ा लो, जितनी एरर है वो उतना ही रहेगा। तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये पूछेगा, वो पूछेगा कि भाई मैंने 50 रीडिंग में अगर मेरी एरर x है तो बताओ 150 रीडिंग में कितना होगा? तो भाई जो एरर है वो एग्जिस्ट एज इट इज रहेगा, बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड एरर। ठीक है, इट्स अ फिक्स्ड एरर, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो 50 रीडिंग में हमारा एरर कितना है, x है, तो 150 रीडिंग में भी मैं एरर कितना बोलूंगा, मैं x ही बोलूंगा। क्या ये छोटी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मॉड्यूल डीपीपी और आपको जितने भी जो मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, माइलस्टोन होंगे, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, हर जगह एक ही चीज मत करके आ जाना। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? अरे चले आगे, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं, तो आगे की हम चर्चा करते हैं बेटा एरर इन कैलकुलेशन। एरर इन कैलकुलेशन का मतलब क्या है बेटा? अब जैसे मान लो कि कौन कौन से एरर इन कैलकुलेशन, उससे पहले हम जरा कुछ और चलते हैं। चलो सबसे पहले मान लो कि तुम रीडिंग्स वगैरह ले रहे हो, कोई तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तुमने रीडिंग ली A1 A2, ठीक है, तुम मतलब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो बेटा। तो मान लो कि तुमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और तुमने रीडिंग्स क्या क्या ली बेटा, A1 A2 A3 A4 A5, मान लो 5 रीडिंग ली। अब मान लो टीचर ने पूछा कि बताओ कितनी रीडिंग आई है, मतलब रीडिंग क्या आई है, तो तुम क्या बोलोगे बेटा? अब जब टीचर रीडिंग पूछेगा तब ये तो नहीं बोलोगे A1 आया है, A2 आया है, A3 आया है, A4। आप क्या करोगे, जितनी भी रीडिंग्स आपने लिए सबका क्या करोगे, एवरेज लोगे, है ना। अगर मान लो एक ही एक्सपेरिमेंट को आपने 5 बार परफॉर्म किया है तो 5 रीडिंग्स आएंगे नहीं आएंगे यार? तो 5 रीडिंग आएंगे, तो क्या 5 रीडिंग टीचर को थोड़ी बोलेंगे कि हमारी इतनी इतनी रीडिंग्स आई है? आप पांचों का क्या लोगे बेटा, एवरेज लोगे, और जो एवरेज आएगा वो आप बताओगे कि हाँ मेरी रीडिंग इतनी आ रही है। तो फर्स्ट हम क्या लेते हैं बेटा इसके अंदर, एवरेज, जिसको एवरेज वैल्यू बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज वैल्यू, और क्या बोलेंगे हम बताओ, मीन वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा उसको, मीन वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। तो गाइज इसको AM से लिख देते हैं, तो क्या होगा ये A1 A2, जितनी भी रीडिंग्स लोगे सबको जोड़ के किससे डिवाइड दे दो बेटा? अब बोलो किससे डिवाइड दोगे, जितनी रीडिंग है उतने से। मैंने 5 रीडिंग ली थी तो मैंने 5 से डिवाइड दूंगा, और मैंने अगर जितनी भी, जैसे मान लो गाइस मैंने अगर n रीडिंग्स ली हैं, मान लो कितनी रीडिंग्स ली है n, तो कितने से डिवाइड करूंगा, n से डिवाइड करूंगा। तो जब टीचर पूछेगा तो क्या मैं उसको एवरेज वैल्यू बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? ये मेरी, अरे बोलो ना यार, यही होगा ना यार। तो ये रीडिंग हम उससे टीचर को बताएंगे, ठीक है। सो गाइस इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसी को मैं बोलूंगा मेरी मेजर्ड वैल्यू। मेरी मेजर्ड वैल्यू भी यही हो जाएगी, ठीक है। चलो इसकी चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब मान लो कि चलो देखते हैं कि चलो हमारे पास ये पता है। अब बताओ एरर कैसे चेक करते थे हम? एरर क्या होता था बेटा, बोलो, मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू। तो जो तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तुम्हें उसकी ट्रू वैल्यू थोड़ी पता है। अरे तुम्हें मान लो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, उसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता है, तुमने तो रीडिंग्स ली A1 A2 A3 रीडिंग्स ली, तो जो तुम्हारा ये मेजर्ड वैल्यू आता है ना, जो तुमने मीन वैल्यू निकाला है, तुम्हारे लिए अब यही ट्रू वैल्यू है। यही मेरे लिए अब क्या है बेटा, अब ये मेरे लिए एक तरह से मन में यही क्या है, मेरी ट्रू वैल्यू है। या फिर आप ऐसे समझो कि अब आप क्या करना है कि आपको हर एक रीडिंग में एरर निकालना है। हर एक रीडिंग में क्या निकालना है, एरर। आप बताओ आपकी मेजर्ड वैल्यू ये आई, तो पहली वाली रीडिंग में जो भी आप एरर निकालोगे उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। उसको क्या बोलेंगे बेटा,
एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। आप हर एक रीडिंग में क्या निकालोगे? एरर। जैसे आप एरर कैसे निकालोगे? आप क्या लिखोगे? am माइनस A1 लिख दो आप, ठीक है, तो ये आपके पहले वाले रीडिंग का एरर। दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरे वाले में क्या लिख दोगे? am माइनस A2, ठीक है। फिर तीसरे वाले में आपका क्या होगा? आपका am माइनस A3। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मेरा ट्रू वैल्यू ये है और ये सब मेरे क्या है बेटा? मेजर्ड वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू में मेरा जो भी इनका डिफरेंस होगा वो मेरा क्या होगा? एरर होगा। सिमिलरली बेटा A4 की वैल्यू में क्या लिख दूंगा? am माइनस A4, और नेक्स्ट वाले के लिए क्या लिख दूंगा? am माइनस A5 लिख दूंगा। ये मेरे सबके क्या आगे? एरर आ जाएंगे, ठीक है। अब मान लो टीचर ने तुमसे पूछा कि बताओ एरर कितना आया है। टीचर ने पूछा एरर कितना आया है, तो क्या बताओगे? क्या आप हर एक रीडिंग का एरर बताओगे? बताओ बेटा, टीचर ने पूछा कि एरर कितना आया है, तो क्या बेटा आप हर एक रीडिंग का एरर बताओगे? नहीं, आप क्या करोगे? हर एक एरर क्या क्या ले लोगे? एवरेज लोगे, और आप टीचर को क्या बताओगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बताओगे आप? मीन। मीन का मतलब एवरेज ना बेटा, और किसका एवरेज? एब्सोल्यूट एरर का। तो आप मीन एब्सोल्यूट एरर बताओगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, एरर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसमें से कई सारी रीडिंग्स होंगी जो नेगेटिव में भी आई होंगी, पॉजिटिव में भी आई होंगी। तो बेटा जब आप उन एरर्स को जोड़ोगे तो आपको सिर्फ वैल्यू लेनी है। क्यों? क्योंकि एक मान लो एक रीडिंग आई बेटा +4, एक रीडिंग आई -3, तो जब जोड़ोगे तो आप ये थोड़ी बोलोगे 4 - 3 तो मतलब 1 हो गया, मतलब एरर घट गया। ऐसा नहीं होता कि आपने जोड़ा और एरर घट गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या लेना है? सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसे मॉड में लिखूंगा, डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर किसका? ए वाले का, फिर डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, और सबको जोड़ के मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? जितनी भी मेरी रीडिंग्स होंगी इससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? डेल्टा AM। क्या जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। क्लियर बेटा? हमें सबकी कौन सी वैल्यू लेनी है बेटा? पॉजिटिव वैल्यू। सबकी कौन सी लेनी है बेटा? पॉजिटिव वैल्यू। सबकी हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है बेटा, ठीक है। कोई माइनस भी है तो भी उसकी हमें क्या लेनी है? पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सो दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो टीचर ने पूछा रीडिंग कितनी आई, तो तुमने क्या बोला? AM। टीचर ने पूछा एरर कितना आया, तो तुमने क्या बोला? डेल्टा AM। दैट इज एब्सोल्यूट एरर, कि मीन एब्सोल्यूट एरर। और हर एक रीडिंग का एरर क्या आपने अलग अलग निकाला है कि इस रीडिंग में कितना एरर है, इसमें कितना, हर एक रीडिंग में आपने एरर निकाला है। तो फाइनली अगर आपसे पूछेगा कि हम रीडिंग को डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप ऐसे लिखोगे AM प्लस माइनस डेल्टा AM। क्या लिखोगे? AM जो भी आपकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस डेल्टा M, क्योंकि बेटा ये जो आपने एरर निकाला है दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये ऐसे हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिफ्थ इसमें आपसे पूछ सकता था कि बताओ फ्रैक्शनल एरर बताओ। क्या पूछ सकता था आपसे? फ्रैक्शनल एरर बताओ। फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या बेटा? जितना एरर आया है, कितने में से एरर आया है? AM में से। सो डेल्टा AM बाय AM की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? फ्रैक्शनल एरर। और आपसे क्या पूछ सकता है? अरे बोलो। आपसे पूछ सकता है परसेंटेज एरर। क्या पूछ सकता है? परसेंटेज एरर। तो यही तो है, इसमें बस क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल गिव यू दी परसेंटेज एरर। क्लियर? तो आप ये पूरी स्लाइड में एक क्वेश्चन बनता है, ये पूरा है, सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, ऑल्दो इसके चांसेस नीट माने कम है, बट एक दो बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमारी क्या है? हमारी एवरेज वैल्यू है, ठीक है बेटा, ये हमारी एवरेज वैल्यू है। जितनी भी रीडिंग होगी सबको जोड़ के जितने रीडिंग्स हैं उससे डिवाइड कर दो। उसके बाद क्या है? हर एक रीडिंग में कितना कितना एरर है वो निकालोगे, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। फिर आपका क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। हर एक रीडिंग जो भी एरर आए हैं सबकी पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ के जितने जितने रीडिंग्स आपने ली उससे डिवाइड कर दो, तो मीन एब्सोल्यूट एरर। और उसके बाद रीडिंग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? आपका जो भी AM है मीन वैल्यू प्लस माइनस जो भी आपका क्या है? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। और परसेंटेज एरर क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय मीन वैल्यू इनटू 100। दिस विल गिव यू व्हाट बेटा? दिस विल गिव यू दी फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी होते हैं, क्योंकि आप एक बात होता है, मैं परसेंटेज एरर निकालने बोल दूँ तो पहले आपको एवरेज निकालना है, फिर हर एक रीडिंग में निकालोगे, फिर उसके बाद ये करोगे। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो एक बार देख लो, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब में तो एक ही चीज़ होनी है।
अरे हो गया, चले आगे फिर। ये तुम लोग चुप चुप क्या एकदम मनुष्यत फैला के रखते हो क्लास में। कोई एनर्जी नहीं गया तुम में, एकदम सड़ी हुई शकल बना के ऐसे बैठ जाएंगे ना, पता नहीं जबरदस्ती मार पीट के बिठा रखा है यहाँ पे। दिखाओ डीपीपी दिखाना मुझे जरा बेटा इसकी। चलो ठीक है, चले फिर आगे चले। तो एक रैंडम एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, सॉल्व करो। क्या हुआ? नोट करना है? अबे 2 दिन की छुट्टी है, घर पे बैठ के नोट करना है ना। कल परसों घर पे ही तो क्या करोगे, बोर हो जाओ, कुछ करने के लिए नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला ट्राई करो बेटा। मान लो गाइस ये रीडिंग है, आपको इसके अंदर सब कुछ निकालना है। ये 5 रीडिंग्स हैं, इसके अंदर निकालो बेटा आप। मीन वैल्यू निकालो, एब्सलूट एरर निकालो, मीन एब्सलूट एरर निकालो, फ्रैक्शनल एरर निकालो, परसेंटेज एरर निकालो, सब कुछ निकालो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन साथ के साथ लगाते रहना यार, वरना बैकलॉग हो जाएगा। हो गया? इतना टाइम लगाओगे? हाँ जी, कितना आ रहा है? 2 पॉइंट। सबसे पहले मुझे मीन वैल्यू बताओ। 2.5 प्लस 2 प्लस 2.4 प्लस 2.2 प्लस 2.6 डिवाइड बाय कितना? 5। कितना आया? 2.3 सिर्फ। 4 भी आ रहा है, 2.34। ठीक है। उसके बाद आपने क्या हर एक रीडिंग में एरर निकाला? तो डेल्टा A1 आपका क्या था? AM माइनस A1। AM कितना है? 2.34 माइनस कितना है A1? 2.5। कितना आ रहा है? 0 पॉइंट कितना? 0.21 ना? 0.21 नहीं आ रहा है ये? अच्छा तुम क्या A1 माइनस AM कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा ये माइनस तो आगे आएगा ये बेटा, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा A2 बता दो। AM माइनस A2 कितना? 2.34 माइनस कितना? 2, तो कितना आ जाएगा? 0.34 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बता दो डेल्टा A3 AM माइनस A2, सो 2.34 माइनस 2.4, तो कितना आ जाएगा ये? -0.06। यही है ना?
डेल्टा A4 बताओ, AM माइनस A3, ये 2.34 माइनस 2 पॉइंट कितना है, 2.2 है, तो कितना आ जाएगा 0.14, कितना आ रहा है बेटा, 0.14 नहीं 0.12, 0.12 ना, चेक करते रहना। और इधर AM माइनस A5, तो ये कितना आ जाएगा 2.34 माइनस कितना है 2.6, कितना आ जाएगा ये, तो बोलो माइनस कितना आएगा, तो बोल लिया करो यार, कितना आएगा माइनस 0.26 आ रहा है क्या, चेक करो यही आएगा। ठीक है, अब हमें इन सब का क्या लेना है, हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इनकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना, तो पहला माइनस में, लेकिन हमें किस में लेना है, प्लस में। और ये कितना 0.34, नेक्स्ट क्या है बेटा 0.06, उसके बाद क्या है 0.12, और ये माइनस में तो प्लस में लेना 0.26। कितने से डिवाइड दे दूं मैं इसको, 5 से, कितना आ रहा है बता दो, बोलो 0.94, और किसी का आ रहा है 0.94, कौन सा, ये वाला, ये तुमने ही तो लिखवाया इसे, कितना लिख दूं इसको, माइनस 0.16। हाँ अब बता दो कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर, कितना आ रहा है बता दो, 0.192, और किसी का आ रहा है क्या ये 0.192, अबे कैलकुलेट तो करो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर ही यूज कर लो भाई, बुद्धि तो तेज चल नहीं रही तुम्हारी, कैलकुलेटर ही चला लो, टाइम बचेगा ना क्लास का। कितना आ रहा है, 4 चीजें वो भी जोड़ नहीं पा रहे हो, तुम दुकान कैसे खोलोगे यार, डॉक्टर नहीं बनोगे तो, जोड़ ही नहीं पा रहे हो तुम, दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए ना अपने पास। मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, 1 पॉइंट देखो, एक आंसर कितना आ रहा है, ये लो 3 अलग अलग आंसर आए, कैलकुलेटर से भी अलग लेके आए, और 0.9, ये लो 5 अलग अलग आंसर आ चुके हैं, बहुत सही। 0.94 किसी का मैच कर रहा है, तुम्हारा आ रहा है 0.94, और किसी का 0.94, हाँ अबे नीचे डिवाइड भी तो देना है भाई, डिवाइड दे के बताओ ना कितना आ रहा है, 0 पॉइंट, एक नया आंसर और आ चुका है भाई, एक लो तुम लोग, ये 7.3 भी ले आई है, और कोई कैलकुलेटर से किसका ये आंसर आ रहा है, चलो 0.188, इसी को डन कर दें फिर। चलो अब निकालते हैं बेटा परसेंटेज एरर, बता दो कितना क्या होगा, डेल्टा AM बाय AM इंटू क्या लिख दूंगा 100, तो कितना एरर है 0.188, अब मीन वैल्यू कितनी है बेटा 2.34 इंटू 100, बताओ कितना आ जाएगा, कितना परसेंटेज एरर आएगा बताओ, जब बोलो बताओ बच्चों कितना आ रहा है परसेंटेज एरर, अब तो कैलकुलेटर से भी करने बोल दिया है, फिर भी कितना आ रहा है 8.034%, ठीक है 8.03%। तो भाई इसे समझ में आने, टाइम पास वाला सवाल है या नहीं है यार, अब इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन करने का मतलब टाइम वेस्ट करना है यार, सबको क्या करना है एवरेज लेना, सबका पहले एवरेज निकाल लो, फिर सब में हर एक रीडिंग में एरर निकाल लो, उनका फिर एवरेज ले लो, फिर परसेंटेज एरर निकाल दो, खत्म है कि नहीं, टाइम पास सवाल है, तो इससे अब हम दूर चलते हैं, ये टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा एरर कॉम्बिनेशन में चलते हैं। तो गाइस अब एरर कॉम्बिनेशन में कौन कौन से होते हैं, एडिशन में सबसे पहले क्या बेटा, एडिशन, बेटा जो आपने फ्रैक्शनल एरर निकाला है वो रिलेटिव एरर ही तो है बेटा। एडिशन में देखते हैं एरर क्या होता है बेटा, एडिशन में एरर का मतलब क्या है जरा उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो गाइस कि हम दो नंबर्स को जोड़ रहे हैं a प्लस बी, तो हमारा क्या आ रहा है x आ रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो गाइस ये x तब आया जब a और b में कोई भी एरर नहीं था,
लेकिन मान लो ए में एरर है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा ना, ए प्लस माइनस डेल्टा आई, ऐसे ही हमने लिखा था ना रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो गाइस ये इसका क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली मान लो हमें बी की वैल्यू दी है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो गाइस ये डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन व्हाट, एब्सोल्यूट एरर इन ए। और ये क्या है बेटा, एब्सोल्यूट एरर इन बी, ये हमारा बी का एब्सोल्यूट एरर है। तो गाइज अब देखो, जब मैं ए और बी में एरर नहीं था तो सीधे एक्स की वैल्यू क्या दी थी, ए प्लस बी जोड़ो एक्स आ गया। लेकिन जब इन दोनों में भी एरर है तो जो एक्स आएगा उसमें भी एरर होगा कि नहीं होगा, उसमें भी एरर होगा। तो उसको आप कैसे लिखोगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर ठीक है बेटा, क्लियर है, ये एक्स का है। ठीक है, तो इसका बेटा प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है अब। ठीक है, जहां ज़रूरत होगी वहां हम ज़रूर करेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो अब x प्लस माइनस डेल्टा एक्स जो है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो गाइस ये x क्या होगा, ये x तो सिंपल a और b को क्या मिलेगा, हमें जोड़ के मिलेगा। तो जो a और b है, कहाँ पे a और b है जरा बताओ, ये है आपका a, ये है आपका क्या बेटा a, और ये रहा आपका b। a और b को जोड़ूंगा तो मुझे सीधे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। और डेल्टा x कब मिलेगा, डेल्टा x मेरा मिलेगा, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो जो x का एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या होगा बेटा, आप a का एब्सोल्यूट एरर लो, b का एब्सोल्यूट एरर लो, दोनों को सिंपली आप क्या कर दो, ऐड कर दो, दैट विल गिव यू द एब्सोल्यूट एरर इन x। क्लियर बेटा, वो आपको x का एब्सोल्यूट एरर दे देगा। आप एक एग्जांपल की हेल्प से समझो। मान लो गाइस हमें कोई किसी का लेंथ ऐसे दिया है 2 प्लस माइनस 0.05 मीटर, हमें b दे दिया मान लो यहाँ पे 3 प्लस माइनस 0.03 मीटर। हमें मान लो हमें निकालना है l और b को जोड़ के बताना है कि कितना होगा। तो गाइस एक बात बताओ, l और b को जोड़ेंगे तो मान लो हमें क्या मिल रहा है, x, हमें क्या मिल रहा है बेटा, x मिल रहा है। तो गाइस जो x होगा उसको कैसे लिखूंगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। दोनों को ऐड करूंगा तो एरर होगा कि नहीं बेटा, एरर होगा। तो बताओ जो ऐड करके आ रहा है, मान लो एक्स, तो एक्स को लिखूंगा कैसे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू सिंपली क्या होगी बेटा, एल प्लस बी, क्या होगा, एल प्लस बी। और डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। तो यहां पे जो आप ये दिख रहे हो ना, एल, एल की वैल्यू है, तो गाइस ये एल है और ये क्या है, डेल्टा एल है। ये क्या है, b है, और ये क्या है, b का एब्सोल्यूट एरर है। ये l है और ये l का एब्सोल्यूट एरर है। तो जब मुझे x निकालना है तो सीधे l प्लस b। तो बताओ l की वैल्यू कितनी है, 2, और ये b कितना है, 3, तो कितना होगा 2 प्लस 3, मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर अगर मुझे डेल्टा x निकालना है तो डेल्टा x क्या, डेल्टा l प्लस डेल्टा b। तो डेल्टा l कितना है 0.05 और ये कितना है 0.03, तो कितना 0.05 प्लस 0.03, तो कितना आ जाएगा 0.08। तो डेल्टा x कितना आ गया बेटा, 0.08 आ गया। ठीक है, तो अब बताओ फाइनली हमें इसको कैसे लिखना है, बताओ x की वैल्यू कितनी है 5 और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.08, ये आ गया। क्लियर। अब गाइस इसी में अगर मैं आपसे पूछ देता परसेंटेज एरर इन x, तो क्या करते हैं आप, बताओ बेटा। अगर मैं आपसे पूछ दूं परसेंटेज एरर इन x, तो कैसे करोगे, परसेंटेज एरर इन x, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा x बाय x इंटू 100, है ना। डेल्टा x कितना निकाला आपने 0.08, तो क्या होगा 0.08 डिवाइड बाय कितना 5 इंटू क्या होगा 100, वो आपका आंसर। क्लियर है बेटा कैसे करना है, रैंडम अभी डेटा लिया है मैंने, ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी कि सर जब भी दो चीजों को हम जोड़ेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स होगा, तो x की वैल्यू तो सीधे l प्लस बी, और डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा l प्लस डेल्टा b। उनके एब्सोल्यूट एरर भी आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्लियर। और ये तो सिंपल आपका l प्लस। जैसे आप एक क्वेश्चन और करो, आपको पता है कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो यहां पे आपको मान लो एक क्वेश्चन दिया, उसने बोला R1 की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.03 ओम, एक रेजिस्टेंस दे दिया, उसके रेजिस्टेंस में एरर भी है। और मान लो एक दूसरा दे दिया बेटा आपका, मान लो 20 प्लस माइनस 0.06 ओम, उसने बोला फाइंड आउट,
उसने बोला फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो उसको किस में कनेक्ट कर दिया है बेटा? सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो पूछा है कि बताओ आर इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले क्या R1 R2 में एरर है या नहीं है यार? ये बताओ बेटा, ये R1 है, ये क्या है? डेल्टा R1। ये क्या है? R2। ये क्या है? डेल्टा R2। ये बात क्लियर है। और आपको ये भी पता है कि सर सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है, यही होता है। और आपको ये पता है कि इन R1 R2 में एरर है तो जो मेरा आर इक्विवेलेंट आएगा उसमें भी क्या होगा? एरर होगा। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? आर इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और गाइज आर कैसे, आर इक्विवेलेंट कैसे आ रहा है? दोनों को जोड़ के R1 प्लस R2 करके। तो खुद बताओ, जब मैं इसी आर इक्विवेलेंट को निकालूंगा तो सिंपली मैं क्या लिख दूंगा? R1 प्लस R2। तो R1 कितना है मेरा? 10, और ये कितना है बेटा? 20। तो सीधे मेरा ये कितना आ जाएगा? 30। क्या मेरा आर इक्विवेलेंट 30 आ गया? ठीक है, लेकिन जब मैं इनका एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा, एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा तो क्या इनके एब्सोल्यूट एरर आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? क्योंकि मैं R1 R2 को आपस में ऐड कर रहा हूं, क्योंकि बेटा इन दोनों को ऐड करके मुझे आर इक्विवेलेंट मिल रहा है। तो जब भी एडिशन करते हैं तो इनके एब्सोल्यूट एरर भी आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो बताओ आर इक्विवेलेंट क्या होगा? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो यहां पे क्या लिख दो बेटा? कितना है? 0.03, और ये कितना है? 0.06। तो कितना आ गया? 0.09। तो फाइनली गाइस इस रीडिंग को हम कैसे नोट डाउन करेंगे? ये हमारा क्या होगा? 30 प्लस माइनस 0.09 ओम। बोलो है या नहीं है? यानी कि सिंपल बात है, जब भी आप एडिशन करोगे तो उनके एब्सोल्यूट एरर भी आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? ऐड हो जाएंगे। यही आपने लिखा है कि जब भी हम ऐड करते हैं तो उनके एब्सोल्यूट एरर भी आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्लियर? अब बोलो यार, बहुत ही तुच्छ सी चीज है यार। बिल्कुल होता ना कि बिल्कुल ये तो सबसे बेकार चीज है, इसमें तो कुछ बुद्धि लगानी भी नहीं होती। अभी आप थोड़ी देर बाद क्वेश्चन भी जब करोगे ना तब आपको आइडिया लग जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? अरे हो जाएगा ना यार। तो नेक्स्ट क्या है बेटा? अभी आपने एरर इन किस में पढ़ा है? एडिशन में पढ़ा है ना। ऐसी किसका होता है? सब्ट्रैक्शन का होता है। किसका होगा? सब्ट्रैक्शन का होगा। तो गाइस सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या है बेटा? सब्ट्रैक्शन में भी यही है कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चों कि सब्ट्रैक्शन में आपका जैसे एडिशन में एब्सोल्यूट एरर आपस में क्या हो जाते हैं? अरे बोलो, सब्ट्रैक्शन एडिशन में एब्सोल्यूट एरर आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं ना। सेम वही चीज आपके सब्ट्रैक्शन में भी है। सब्ट्रैक्शन में भी आपके एब्सोल्यूट एरर आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आप जैसे मान लो कि यहां पे अब देखो, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि अब x क्या होगा? अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं x को क्या लिखूंगा? a माइनस बी। बताओ मेरा x क्या होगा? a माइनस बी, क्योंकि a में से b को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? ये। b की वैल्यू क्या है? ये। तो खुद बताओ क्या a में एब्सोल्यूट एरर है या नहीं है यार? b में एब्सोल्यूट एरर है या नहीं? तो x में भी एब्सोल्यूट एरर आएगा कि नहीं आएगा? तो अब x को कैसे लिखोगे? x प्लस माइनस डेल्टा x। क्लियर बेटा? x प्लस माइनस डेल्टा x। बेटा x क्या है? a को b से सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो यहां पे जो आपका x आएगा वो कैसे आएगा बताओ? a माइनस बी, क्योंकि हमें तो सब्ट्रैक्शन करना है। वहां पे हम एडिशन करते थे तो क्या होता था? a प्लस बी। यहां हम a और b को घटा रहे हैं तो क्या आएगा? x की वैल्यू बोलो, बोलो ना लायको, क्या लिखेंगे हम? a माइनस बी लिख देंगे। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? a माइनस बी। वहां पे एब्सोल्यूट एरर इनके आपस में a और b के एब्सोल्यूट एरर आपस में क्या होते थे? जुड़ जाते थे ना। सब्ट्रैक्शन में भी एब्सोल्यूट एरर आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? कोई रीजन बताएगा क्यों? क्यों बेटा? यहां पे भी डेल्टा x क्या होगा बेटा? दोनों के एब्सोल्यूट एरर आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। यहां तो चलो x इज इक्वल टू a माइनस बी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन जब एरर की बात आएगी तो हमेशा एरर क्या होगा? ऐड होगा। क्योंकि जब भी आप एरर कैलकुलेट करते हो तो आप कैलकुलेट करते हो मैक्सिमम एरर। क्या कैलकुलेट करते हो? मैक्सिमम एरर। अगर यहां बीच में माइनस आएगा इट मींस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो रहा है, दैट इज नॉट द मैक्सिमम एरर। या तो आप दोनों को ऐसे लिखो, दोनों को आप क्या लिखो? ऐसे लिख दो। आप दोनों को लिखो यहां पे माइनस ए, आप लिखो माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, तो भी आपस में जुड़ रहे हैं, मैक्सिमम आएगा। या फिर दोनों को किस में लिख दो बेटा? प्लस में लिखो। आप ऐसे प्लस में लिखो।
ठीक है, क्योंकि हमेशा हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हैं, तो यहां डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी नहीं होगा, बिकॉज दैट इज नॉट द मैक्सिमम एरर। और हमेशा हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इसका मोबाइल पास कर दे पीछे वाले का प्लीज यार जल्दी से, बेटा मोबाइल आगे पास कर दे अपना, ठीक है, तो पास करे यार जल्दी से, ठीक है। तो बेटा एरर क्या हो, डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्या नीचे क्या कर रहा था, जूते देख रहा था आपने, अब तू चाहता है मैं वो कैमरे बोलूं उनको चेक करने, तू खड़ा हो एक बार, मोबाइल कहाँ है तेरा, क्या कर रहा था नीचे इतनी देर से, हाँ नीचे क्या देख रहा है भाई तू, कुछ तो देख ही रहा होगा ना यार इतनी देर से, मोबाइल के अलावा क्या हो सकता है वहाँ, क्या है यार, तू भी बोर्ड भी नहीं देख रहा है तू, बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार। तो बेटा जब भी आपका एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और गाइस अगर ऐड करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स की वैल्यू ए माइनस बी। इससे ज्यादा इसमें कुछ बुद्धि नहीं लगानी है, ठीक है, क्योंकि लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखो, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन अगर आपको देता है वहां पे, ठीक है, मान लो उसने एल की वैल्यू आपको बोला 10 प्लस माइनस आपको बोल दिया 0.05 मीटर बोला है, और आपको बी की वैल्यू ऐसे दे दिया, मान लो आपको दे दिया 20 प्लस माइनस 0.06 दिया है आपको, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी माइनस एल। दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब एक बात बताओ कि जो सब्ट्रैक्ट करके इनको मिलेगा, क्या उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो बताओ ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमें किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बी में से एल। तो क्या ये बी माइनस एल होगा कि नहीं होगा, आप ये खुद बताओ। एल की वैल्यू तो ये एल है, ये क्या है, डेल्टा एल है, ये क्या है बेटा बी, और ये क्या है, डेल्टा बी। तो बताओ बेटा बी की वैल्यू कितनी है 20, और एल की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना आ गया 10। और गाइस ये एब्सोल्यूट एरर है या नहीं है यार, और आपको बताया कि चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, एब्सोल्यूट एरर हमेशा आपस में क्या होगी बेटा, ऐड होगी। तो इसको क्या लिखोगे आप, 0.05 प्लस 0.06, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा, 0.10 आ जाएगा। क्लियर, पॉइंट कितना आ जाएगा, 1.0 आ जाएगा क्या, तो क्या बोल रहे हो यार, 0.01, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको यहां पे क्या लिख दूं, बताओ यहां पे क्या लिखूं, 10 प्लस माइनस 0.1। तुम्हें ये पता है ना, पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट को एक एक करके बोलना होता है, 0.11 मत बोला करो, गलत होता है वो, 0.11 बोलते हैं उसे। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ये बात कि डेसिमल के बाद हर एक डिजिट को इंडिविजुअली बोलना होता है, ठीक है। तुम निकालो, गलती तो मैं नहीं निकालूंगा। ये बताओ ये कितना है, 10 प्लस माइनस 0.11। बेटा समझ में आया नहीं आया, तो बताओ एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है बेटा, x की वैल्यू एडिशन में a b प्लस एल होगी, सब्ट्रैक्शन में b माइनस एल, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो हमेशा आपस में क्या होगा, ऐड होगा, चाहे उसको सब्ट्रैक्ट करो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो चाहे आप उसे ऐड करो। तो क्लियर है बेटा, एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरर इन किस में, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। तो बताओ एरर इन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेटा, याद है या सब भूल चुके हो, मल्टीप्लाई हो जाएगा एरर, बताओ बेटा मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था। वैसे तो गाइस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब अब मैं आपको पावर वाला पढ़ा लूंगा तब ये बिल्कुल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट जरा देख लेते हैं कि इनमें क्या फॉर्मूले बनते हैं। हाँ ठीक है, तो गाइस मल्टीप्लिकेशन में बताओ किसी को रिजल्ट ध्यान है या नहीं ध्यान है। देखो पहली बात तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, a इंटू बी होगा कि नहीं होगा बेटा, x की वैल्यू क्या होगी, a इंटू बी होगा। और a की पूरी वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, और b की बेटा b प्लस माइनस डेल्टा b। तो फाइनली आप x को कैसे लिखोगे, x प्लस माइनस डेल्टा x। क्लियर, इसमें x की वैल्यू कैसे आएगी बताओ, ये वाली x की वैल्यू कैसी है, यहां क्या दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो सिंपल क्या होगा, a इंटू बी। बेटा ऐड करते तो x की वैल्यू क्या होती, a प्लस बी, सब्ट्रैक्ट करते तो a माइनस बी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो a इंटू बी। और गाइस अगर ऐड कर रहा होता तो डेल्टा x क्या आता, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डेल्टा x क्या आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन में आपका ये ऐसे आएगा, जैसे देखो आपका x इज इक्वल टू क्या है, a इंटू बी है, तो इसको आप ऐसे लिखो, इसको लिखो ऐसे,
देखो x को लिखोगे आप डेल्टा x बाय एक्स, क्या लिखोगे डेल्टा x बाय एक्स, a को लिखोगे डेल्टा a बाय ए, प्लस प्लस लगा के b को डेल्टा b बाय बी, खत्म। इसमें आप बताओ क्या आपको डेल्टा a की वैल्यू आपको यहां दी होगी, और डेल्टा a की वैल्यू ये रही, और ये रहा आपका a, और ये है आपका डेल्टा b, और b की वैल्यू क्या है आपकी ये है। अब ये डेटा आपको सब पता होगा, और x की वैल्यू कहां से निकालोगे, x की वैल्यू क्या है a इंटू बी। जब ये सब यहां रख दोगे, ये आपको ये पता है, ये पता है, सब पता है, आपको क्या नहीं पता है डेल्टा x, तो इससे आपको क्या मिलेगा डेल्टा x मिलेगा। क्लियर है, इससे आपको क्या मिलेगा बेटा डेल्टा x, खत्म। इससे आपको अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो गाइज ये आपको मल्टीप्लिकेशन में करना है। सेम चीज बेटा आपके डिवीजन में भी सेम चीज है। आप बताओ डिवीजन अगर मैं करूं यहां पे, यहां सिंपल मैं आपको डिवीजन लिख दूं तो सेम यही चीज आपके डिवीजन में भी आएगी। क्या क्या चेंजेस होंगे बताओ। यहां पे x इज इक्वल टू क्या होगा a बाय बी, ये a की वैल्यू b की वैल्यू, x क्या होगा बताओ, x क्या होगा a बाय बी, और यहां पे x इज इक्वल टू क्या है a बाय बी। अब बाकी सेम, x को क्या लिखोगे डेल्टा x बाय a को लिखोगे डेल्टा a बाय b को लिखोगे डेल्टा b बाय, सेम वही चीज है सारा कुछ। दिस इज व्हाट एरर इन, ये क्या हो गया आपका डिवीजन का हो गया, ये आपका डिवीजन का हो गया। तो बेटा ना ही आपका मल्टीप्लिकेशन वाला यूज होगा जीवन में कभी, ना ही डिवीजन वाला यूज होगा। यूज क्या होगा पावर वाला, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पावर वाले से हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला भी हो जाता है, डिवीजन वाला भी हो जाता है। कैसे वो अब हम देखते हैं, ठीक है। जैसे इधर आओ, अब मेन गाइज हमारे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो पावर वाले ही आते हैं। ना ही कभी जीवन में आपसे एग्जाम में एडिशन का पूछेगा, ना ही सब्ट्रैक्शन, बहुत ना के बराबर चांसेस है कि पूछेगा। अगर आपको क्वेश्चंस मिलेगा तो वो कौन से वाले मिलेंगे बेटा, आपको पावर वाले मिलेंगे, ठीक है। तो पावर वाला हम देखते हैं बेटा कैसे क्या होगा, ठीक है। देखो लिखते कैसे हैं जरा वो देखो, आप सब लोग देखेंगे यहाँ पे बेटा इसके, फिर मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो जैसे मान लो गाइज एक्स ऐसे दिया है, एक्स दिया है आपको, कोई आपको P दिया है, Q दिया है, नीचे R दिया, इसकी पावर मान लो B है, C है, इसकी पावर ऐसे D है, ठीक है। तब देखो कैसे लिखते हैं। इधर क्या दिया बेटा x, तो इसको लिखोगे आप डेल्टा x बाय एक्स, क्या लिख दोगे बेटा डेल x बाय एक्स। अब देखो P लिखा है ना, तो आप P को क्या लिखोगे डेल्टा P बाय P, उसकी पावर क्या है A, तो A आगे मल्टीप्लाई कर दो, A आगे क्या कर दो मल्टीप्लाई, प्लस। अब देखो Q है, Q को क्या लिखोगे डेल्टा Q बाय, ये डेल्टा Q क्या है Q का एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसकी पावर क्या है B, तो आगे क्या मल्टीप्लाई कर दो B मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट देखो डिनोमिनेटर में क्या दिया है R दिया है, ठीक है, तो आप लिखोगे डेल्टा R बाय R, उसकी पावर क्या है D। दिस इज व्हाट, ये क्या है डेल्टा x बाय x, ये क्या कहलाएगा जरा कोई बताएगा ये क्या कहलाएगा। डेल्टा x क्या है एब्सोल्यूट एरर इन x, ये कहलाएगा फ्रैक्शनल एरर। अभी तो आपने लिखा था एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, दैट इज फ्रैक्शनल एरर। एक बात बताओ, इन सब में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या कहलाएगा, क्या ये परसेंटेज एरर इन x हो जाएगा। इसमें से a कॉमन ले लो, ये बताओ इसे डेल्टा p बाय p इंटू 100 कर दूंगा तो ये क्या कहलाएगा परसेंटेज एरर इन p। ये क्या कहलाएगा बच्चों ये बताओ, डेल्टा q बाय q इंटू 100 कर दूंगा तो क्या कहलाएगा परसेंटेज एरर इन q। इसमें से d ऐसे बाहर ले लो कॉमन, ये क्या होगा डेल r बाय r इंटू 100, ये क्या कहलाएगा बेटा परसेंटेज एरर इन r। क्लियर है, दिस इज परसेंटेज एरर इन x, दिस इज परसेंटेज एरर इन p, ये परसेंटेज एरर q है, ये परसेंटेज एरर r है, ठीक है। अब देखो आपको लिखा कैसे, आपने सिंपली बेटा आपको कोई सा भी एक्सप्रेशन दिया, क्या इसके अंदर एडिशन वाला है, कुछ भी आपस में ऐड हो रहा है नहीं, क्या कुछ भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है नहीं, तो जहां एडिशन और सब्ट्रैक्शन ना हो हर जगह ऐसे ही कर देना है। कहीं पहले आप फॉर्मूला देखो, आपने फॉर्म इधर क्या है x, तो आपने लिखा डेल x बाय x, आपको p दिखा आपने लिखा डेल p बाय p, उसकी जो भी पावर है आगे मल्टीप्लाई करनी है। ये देखो q है, उसको आपने क्या लिखा डेल q बाय q, उसकी पावर जो भी थी आगे मल्टीप्लाई कर दिया। ये r है तो आपने क्या लिखा डेल r बाय r, उसकी पावर जो भी थी आपने आगे मल्टीप्लाई कर दिया। सब में 100, देखो ये सब फ्रैक्शनल एरर इन x, फ्रैक्शनल एरर इन p, फ्रैक्शनल एरर इन q, फ्रैक्शनल एरर इन r। अब सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन p, परसेंटेज एरर इन q एंड परसेंटेज एरर इन r हो जाएगा, ठीक है। आप एक और देखो, अब जैसे एक बात बताओ, आपका मल्टीप्लिकेशन में क्या था a इंटू b था ना, हमें मतलब नहीं है मल्टीप्लिकेशन, हमें दिख रहा है कि ना ही ऐड हो रहा है ना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आप x को क्या लिखोगे डेल x बाय x,
अब आपको a दिख रहा है तो a को क्या लिखोगे, डेल a बाय, उसकी पावर क्या है 1, तो 1 को आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ b को क्या लिख दोगे, प्लस डेल b बाय b। क्या यही आपने मल्टीप्लीकेशन में देखा था कि नहीं देखा था, बट उसको मल्टीप्लीकेशन क्यों, मैं तो सीधे पावर मेथड बोलूंगा, ठीक है। अब गाइज यही अगर मान लो आपको x इज इक्वल टू क्या दिया है, a बाय b, तो x को क्या लिखोगे, डेल एक्स बाय एक्स, ए को क्या लिखोगे, डेल ए बाय ए, और प्लस बी को क्या लिखोगे बेटा, डेल बी बाय बी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लिखते चले जाओ। तो गाइस ये डिवीजन में आपने देखा था, बट मैं इसको डिवीजन बोलने की जगह सीधे पावर मेथड बोल सकता हूं। अब दूसरी चीज गलती कहां पे होगी वो देखो, मान लो आपको ऐसे दे दिया x इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू की पावर -4 दे दिया, अब मान लो ऐसे r की पावर आपको 5 दे दिया, तो जब आप एरर लिखोगे तो x को क्या लिखोगे, डेल एक्स बाय एक्स, पी को क्या लिखोगे, डेल पी बाय पी, और उसकी पावर क्या है 2, तो 2 आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब गाइस अब देखो q को क्या लिखोगे, डेल q बाय q, इसकी पावर क्या है -4। गाइस तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूंगा तो एरर एक तरह से सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जबकि एरर हम कौन सा एरर कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम एरर है। तो चाहे पावर माइनस हो प्लस हो, हमें कोई मतलब नहीं, मैं हर एक पावर को किस में लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं कि किसी की पावर माइनस में है कि किस में, मैं सीधे सबको किस में लिखूंगा, प्लस में। इसको क्या लिखूंगा बताओ, 5 इंटू डेल आर बाय आर, और सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किस में हो जाएंगे बेटा, परसेंटेज एरर, दैट्स इट, बिल्कुल टाइम पास है। अभी देखो बैक टू बैक तुम 5 सवाल करोगे बिना किसी स्पीड ब्रेकर के। देखो जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, देखो परसेंटेज एरर इन m1, तो इसको कैसे लिखो जरा बता दो, डेल m1 बाय m1 इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 2%, एंड परसेंट, और किस में दिया बेटा, m2 में, m2 बाय m2 इंटू 100 कितनी वैल्यू दी है 3% दिया, एंड 1% इन डिस्टेंस। तो गाइस डिस्टेंस की वैल्यू क्या लिख दूं, मान लो ऐसे लिख देता हूं, डेल आर बाय आर इंटू 100 कितना है, वो कितना है बेटा 1%। अब हमें किस में निकालना है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। तो गाइस एक बात बताओ, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही है फॉर्मूला, यही है ना। हमें किस में निकालना परसेंटेज एरर, फोर्स में ना। एक बात बताओ, क्या आपको मार्क्स, आप सबको लिखोगे कैसे, डेल्टा एफ बाय एफ, क्या लगे हाथ तो पहली स्टेप में 100 से सब में मल्टीप्लाई करता चलूं, परसेंटेज में आ जाएगा। और जी को क्या लिखूंगा, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100। m1 का बताओ बेटा, डेल्टा m1 बाय m1 इंटू 100। नेक्स्ट बेटा डेल्टा m2 बाय m2 इंटू 100, नीचे r स्क्वायर है तो क्या होगा 2 डेल्टा r बाय r इंटू 100। क्लियर है। अब एक बात बताओ, मास का m1 का दिया, m2 का दिया, r का दिया, क्या आपको g का दिया है, g बेटा आपका क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है। तो एक अब जब भी कांस्टेंट वगैरह कुछ ना दिया हो तो उनका क्या मानना है आपको, 0, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो बताओ इसका परसेंटेज एरर तो हमें निकालना ही है, तो क्या होगा, डेल एफ बाय एफ इंटू 100, इसका तो भूल जाओ 0 है। m1 का कितना परसेंटेज एरर दिया है 2%, प्लस m2 का कितना दिया है 3%, प्लस ये देखो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर है ना, तो 2 परसेंटेज एरर आर का कितना दिया बेटा 1 दिया है, तो कितना आ गया ये 2 3 5 और 1 6%। बताओ फुल ऑन टाइम पास है या नहीं है, कुछ नहीं करना इसमें। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वही चेक कर रहा था, तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो यार। कितना आएगा ये 7% आएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार। तो बेटा याद रखना ये 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर है, तो यहां पे 2 और आर का परसेंटेज एरर आपका 1 होगा। अब कंफ्यूज मत होना कि सर जी का तो दिया ही नहीं है, अरे नहीं दिया तो 0 मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो अगर कोई भी कांस्टेंट फॉर्मूले में होता है और ना दिया हो तो उसको ऑटोमेटिकली क्या लो, उसको 0 लेना है। एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस, यहां पे देखो आपको क्या दिया है, परसेंटेज एरर इन एम, परसेंटेज एरर इन वी, और किसका परसेंटेज एरर निकालना है, मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो पी को क्या लिखोगे, डेल पी बाय पी इंटू 100, एम को क्या लिखोगे, डेल एम बाय एम इंटू 100, और वी को क्या लिखोगे, डेल वी बाय वी इंटू 100। क्या ये परसेंटेज एरर इन मास है या नहीं है यार, कितना दिया है 1। क्या ये परसेंटेज एरर इन वी है, कितना दिया है 3, तो कितना आ गया आंसर 4। बोलो आया नहीं आया यार। चले बेटा नेक्स्ट सवाल पे चले गए यार। इधर देखो बेटा क्या दिया है, ये आपको एक फॉर्मूला दे दिया है, अगर ध्यान से देखो कोई एक ऐसे रैंडम एक्सप्रेशन देगा। देखो क्या दिया है यहाँ पे, x इज इक्वल टू ए की पावर 1/2 बी स्क्वायर नीचे c क्यूब। जरा लिखो इसको, क्या सबको परसेंटेज एरर में दिया है, हाँ
तो ऑलरेडी पहले ही स्टेप में 100 मल्टीप्लाई करके चलते हैं। क्या लिखूं इसको बताओ, ये नेक्स्ट बताओ 1/2 क्या लिख दूं, डेल ए बाय ए इंटू 100 प्लस बी स्क्वायर है, 2 आगे लगा दूंगा, क्या लिखूंगा, डेल बी बाय बी इंटू 100। नेक्स्ट क्या है बेटा, सी क्यूब, तो क्या होगा सी डेल सी बाय सी इंटू 100। अब परसेंटेज एरर ए बी सी कितना दिया है, 1 3 एंड 2, तो ये कितना दिया बेटा 1 दिया है, ये कितना दिया है 3 दिया है, और ये कितना दिया है आपको 2 दिया है, तो ये कितना आ गया 0.5, ये 6 हो गया, और ये कितना होगा 6 कितना आ गया 12.5%। क्लियर है बेटा। तो ऐसे टाइम पास वाले सवाल आपको अपने पीवाईक्यू में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो जितना टाइम पास करना हो कर लेना। क्या ये सवाल भी डिट्टो सेम है या नहीं है यार, चेक करो बेटा सेम है या नहीं है, चेक कर सकते हो तुम। क्या ये सिंपल सा एक्सप्रेशन दिया है कि नहीं दिया है यार, क्या अब हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यार, और सबका ए बी सी तीनों का परसेंटेज एरर दिया, तो सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखो बेटा क्या दिया है आपको, इसको करते हैं फिर एंड करेंगे। इधर देखो रो की वैल्यू क्या दिया आपको, पाए आर स्क्वायर आर बाय एल। ठीक है बेटा, अब आपको यहां स्मॉल आर की वैल्यू दी है, ये क्या है बेटा आर, और ये क्या है डेल्टा आर, ये क्या है आर, ये क्या है डेल्टा आर, ये क्या है बेटा एल, ये क्या है डेल्टा एल। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन रो। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, रो को बताओ कैसे, बस देख लो, जाने नहीं दूंगा 2:30 बजे से पहले, बैठे हो नहीं तो। रो को क्या लिखूं, डेल रो बाय रो इंटू 100। बेटा आपको परसेंटेज एरर बोला तो पहले से ही 100 मल्टीप्लाई करके चलो, ठीक है। अब बताओ पाई तो नंबर होता है, पाई तो नंबर, उसमें तो कोई एरर नहीं होगा। आर स्क्वायर को क्या लिखूं, 2 डेल आर बाय आर इंटू 100। नेक्स्ट बेटा आर के लिए क्या लिखूं, डेल आर बाय आर इंटू 100। नेक्स्ट यहां पे क्या है, एल के लिए क्या हो जाएगा, डेल एल बाय एल इंटू क्या हो जाएगा 100। अब बस बेटा डेटा पुट करना है, डेटा पुट करवाओ जल्दी से। क्या आपको डेल आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिए कि नहीं दिए, कितनी दी है 0.02, तो 0.02 डिवाइड बाय कितना 0.24 इंटू क्या आ जाएगा 100। ठीक है, इधर बताओ डेल आर की वैल्यू कितना है 1 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। नेक्स्ट बताइए बेटा 0.01 डिवाइड बाय 4.80 इंटू 100। अब ये पूरा कैलकुलेशन है या नहीं है, अब बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे यार। तो पेपर में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो वो कैलकुलेशन ऐसे होगा कि बेटा आप इजीली कैलकुलेट कर पाओ, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना कि कैलकुलेशन इतनी लेंदी कैसे करेंगे हम, बट वो पेपर में जब भी देगा तो डेटा ऐसा देगा कि हम फटाक से कर ले। चलो गाइज, अबे रुक जाओ 2 मिनट और यार। अब देखो गाइस, अबे रुको ना, क्वेश्चन में तुम्हें ना वैसे क्वेश्चन देगा, वो बोलेगा कि कोई स्फेयर है, ठीक है बेटा कोई स्फेयर है, उसके वॉल्यूम का आपसे परसेंटेज एरर पूछेगा, किसका वॉल्यूम का। तो बेटा स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या लिखोगे, डेल वी बाय वी इंटू 100 कर दो। अब ये तो नंबर है भूल जाओ इसका, 3 डेल आर बाय आर इंटू क्या हो जाएगा 100। तो क्या उसके, अब आपको आर का अगर परसेंटेज एरर देगा तो उसको इसमें पुट करके क्या हम इजीली वॉल्यूम का परसेंटेज एरर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं यार। सिमिलरली बेटा किसी स्फेयर का ही अगर आपको सरफेस एरिया का पूछ लेगा तो क्या होगा, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, अब बोलो सरफेस एरिया का क्या होता है यार, क्या होगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा यार। तो उसको कैसे लिखोगे, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, 4 नंबर है पाई नंबर, तो उसको क्या लिखोगे 2 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बोलो ना यार, घर जाना इसलिए तेज चिल्ला रहे हो ना। रुको एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एंड कर देंगे यार, बिल्कुल प्रॉपर वाला लास्ट क्वेश्चन। देखो मास ऑफ द बॉडी कितना दिया है बेटा, अबे तुम 2 दिन बाद मिलोगे ना, मिस करूंगा तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी छोड़ नहीं रहा। इधर देखो मास ऑफ द बॉडी कितना दिया बेटा 20.00 ग्राम, और वॉल्यूम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अभी नहीं होगा तुमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वाला बिल्कुल नहीं होने वाला है तुमसे। ये हाँ ये करते हैं, चलो ये तो कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये वाला कर लेते हैं बस। ठीक है बेटा, देखो क्या दिया है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज दिस। तो बेटा किसी एक्स का ना आपको डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी दिया है, देखो एक्स की वैल्यू कितनी दी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या दिया है -1 L की पावर 3 T की पावर -2 ऐसे दिया है।
अब उसने देखो क्या बोला, द एरर इन मेजरिंग क्वांटिटी MLT का परसेंटेज एरर आपको दिया है, अब पूछा है कि फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे? सेम वही तरीका, एक्स को क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100। अब देखो m को डेल्टा m बाय m इंटू 100, इसकी पावर माइनस में हमें किस में लेनी है, प्लस में। इसका बताओ बेटा 3 डेल्टा l बाय l इंटू 100, इसका बताइए यार +2 डेल्टा t बाय t इंटू 100। क्या अब यहां परसेंटेज वैल्यू पुट करनी है कि नहीं करनी यार? मास का परसेंटेज एरर 2, इसका कितना बेटा 3 और इसका कितना 4, कितना आ गया? क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे यार।